हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्राइम की कहानी में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। ये कहानी पिछले कितने दिनों से सुर्खियों में नज़र आई है कि हर जगह इसकी ही चर्चा है। आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़का और लड़की की जो इनकी दास्तान को ही बदल कर रख दिया। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, साहिल और साक्षी कई दिनों से न्यूज़ पर छाए हुए थे और आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या थी इनकी प्रेम कहानी। इस तरीके से क्यों उसने कत्ल कर दिया और लोग क्यों तमाशा देखते रहे, कोई लोग मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए, किस इंसान का यहाँ कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद लड़की के प्रेमी साहिल ने क्या किया, सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, दरअसल 27 मई यानी कि कत्ल के 24 घंटे पहले उसने तय कर लिया था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि 27 मई की रात को करीब 8 से 9 बजे के बीच झबरू नाम का एक लड़का उससे सबार देरी इलाके में जो रहा करता था, तो झबरू को साहिल ने एक दिन फ़ोन किया और उससे कहा कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है एक बार। अब आपको बता दें कि ये इस कहानी में एक झबरू नाम का जो लड़का है, ये उसी इलाके में रहता था जहाँ पर साक्षी रहती थी और ये उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और साक्षी भी उसे अच्छे तरीके से जानती थी और उसका साक्षी के साथ भाई जैसे रिश्ता था और वो उसे भैया कहकर पुकारती थी। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है दिल्ली शहर की एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जो बहुत दिनों से लगातार वायरल हो रही है, जिनकी खबर हर न्यूज़ चैनल पर आ रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि 27 मई के दिन कुछ ऐसा हुआ था कि साक्षी कहती है झबरू से कि साहिल नाम का एक लड़का है जो मुझे हर रोज़ परेशान करता है, मुझे तंग करता है। और झबरू भी साहिल को जानता था और जहाँ कहीं भी मैं जाती वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था, वो मेरा पीछा करता था। उसे थोड़ा समझाओ कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि आप उसके दोस्त भी हो तो वह आपकी बात सुन लेगा। उसके बाद क्या होता है कि झबरू साक्षी की बात सुनता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। फिर झबरू साहिल को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो, तुम उसकी ज़िंदगी से हट जाओ, तुम उसकी ज़िंदगी के रास्ते से हट जाओ और अगर तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। काफ़ी सारी बातें उनके फ़ोन पर होती है और उसी रात यानी कि 27 मई को उनकी मुलाकात भी होती है और झबरू उसे दोबारा तसल्ली के साथ समझाता है, देखो अगर तुमने साक्षी को तंग किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम उसे झेल नहीं पाओगे। बस वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जब झबरू साहिल से इस तरीके से बात कहकर वहाँ आ ही रहा होता है तो फिर साहिल सोचता है कि झबरू मुझसे इस तरीके की बात क्यों कर रहा है, इस तरीके की धमकी क्यों दी है मुझे। वो जो साक्षी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो क्यों उसके ज़िंदगी से हट जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साहिल ने फैसला कि ये झबरू उस लड़की के चक्कर में मुझे ही ना मार डाले, उससे पहले ही मैं उस लड़की को रास्ते से हटा दूंगा। ठीक वैसा ही हुआ कि किसी और के चक्कर में कोई और उसे आकर धमकी दे रहा है तो अब वो लड़की को ख़त्म कर देगा, ऐसा सोच रहा है तो अब वो उस लड़की को ही ख़त्म कर देगा। और जब 24 घंटे के बाद जब समय आता है 28 मई का, तो वो दिन आता है तो साहिल एक प्लान बनाता है कि साक्षी इस वक्त कहाँ होगी, इस समय पर वो अपने घर से निकलकर कहाँ जाएगी, किस रास्ते से निकल कर जाएगी, क्योंकि उसे सब पता होता था कि वो किस समय अपने दोस्त के पास मिलने जाती है या पढ़ाई के लिए जाती है, किसी काम से बाहर जाती थी। तो उसने सब कुछ अंदाज़ा लगा लिया था और जिस दिन वो कत्ल करता उससे पहले एक और वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें साहिल आकाश नाम के एक लड़के से उसी जगह पर बातचीत कर रहा होता है जहां पर उसने साक्षी को मारा और उस जगह कैमरा लगा हुआ था। तो ये दोनों बात करते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं, मगर कत्ल से पहले ही वो कुछ देर पहले ही बात करते नजर आते हैं और फिर उसके बाद आकाश तो वहां से चला जाता है लेकिन साहिल वहीं पर रहता है। तो फिर कुछ देर बाद जब साक्षी उसके सामने आती है तो साहिल उस पर भड़क जाता है और गुस्सा करने लगता है और इतना ज़्यादा गुस्सा में बात करता है और जो पहले से ही वो अपने हाथ में खंजर लाया था उससे वो साक्षी पर हमला करना चालू कर देता है
और लगभग 40 वार वो साक्षी के ऊपर करता है और उसे लगता है कि साक्षी ने अपना दम तोड़ दिया। तब वो फिर क्राइम सीन से भाग जाता है और जब सवाल ये आता है कि वो कत्ल करने के बाद क्या करता है, क्योंकि साक्षी के प्यार के बारे में उसके मोहल्ले के हर लोगों को पता था और साहिल का साक्षी से क्या रिश्ता है कई सालों से अच्छे तरीके से जानता है। साक्षी के कत्ल के खबर हर जगह फैल जाती तो उनके रिश्तों की खबर भी हर जगह पहुंच जाती है और उन्हीं में से उनका रिश्ता भी सामने आ सकता है और ऐसा करने से वो भी फंस जाता, क्योंकि वह भी इसी इलाके में रहता था जहां थोड़ी दूर पर ही उसने यहाँ से एक नया प्लान बनाया। कत्ल करने के बाद वो घर नहीं जाता है बल्कि सीधा दिल्ली के रिधावा इलाके में जाकर और वो खंजर को फेंक देता है वहीं पर, ताकि सबूत पुलिस के हाथ ना लगे। और वहाँ से वो बस स्टेशन जाता है और एक बस पकड़ता है और वो बस बुलंदशहर की ओर जा रही थी, जो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और बुलंदशहर वो इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ उसकी बुआ रहती थी। तो वो बस में बैठ जाता है, लेकिन उससे पहले वो मोबाइल बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है तो उसे मोबाइल के माध्यम से ट्रेस किया जा सकता है और उसका पता भी लगाया जा सकता है। इसे इसकी पूरी जानकारी थी और मोबाइल को वह बंद कर देता है और वो जो बस थोड़े ही दूर में पुलिस स्टेशन पर जा रही थी तो वो उससे पहले ही उतर जाता है और थोड़ी देर तक वो टहलते रहता है और फिर दूसरी बस का इंतज़ार करने लगता है। और जब वो दूसरी बस में बैठता है तो वो भी बुलंदशहर की तरफ ही जा रही थी वो भी बस, तो वो उसका सहारा लेकर और फिर उसके बुआ के घर में चले जाता है और उसकी बुआ उससे पूछती है कि तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ शादी के फंक्शन में आया था तो लेट हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर आकर रुक गया। वो ऐसे ही बहाना मारने लगा और रात हो जाता है और कोई भी खबर नहीं फैली हुई थी, तो उसके बुआ को भी कुछ भी पता नहीं चलता है और वो अपने बुआ के घर जाकर सो जाता है। और वक्त बीतता है और फिर कुछ हुआ ही नहीं। जब अगले दिन सुबह होती है तो फिर पुलिस को सारी बातें पता चल चुकी होती है कि साक्षी का कत्ल हो गया है और किसने किया है ये भी पुलिस जानती थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था। वो लड़का साहिल और खासकर झबरू को ये वीडियो दिखाया गया तो वो समझ गया कि वो वही साहिल है जो साक्षी के पीछे पड़ा हुआ था। और ये पता करना आसान हो गया था क्योंकि वो उसी इलाके में रहता था। और पुलिस उसके घर में पहुंचती है और देखती है कि साहिल वहां पर नहीं है, क्योंकि वो उसी दिन कत्ल के बाद वो अपने बुआ के घर चले गया था और उसके घर में उसके माता पिता ही होते हैं। पुलिस उसके घर में उसके माता पिता से पूछती है तो वो भी कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि साहिल तो कल शाम के वक्त से ही निकला है और अभी तक घर नहीं पहुंचा है और उसके माता पिता इस बात से अनजान थे। अब पुलिस भी यही सोचती है कि उसने अपने घर वालों से छुपकर यह काम किया है और उसके घर वालों को उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। और उनके घर में जितने भी फ़ोन थे वो रिकॉर्ड में लगा दिए गए थे ताकि जब किसी भी तरह से साहिल की बात हो तब साहिल का फ़ोन ट्रेस हो जाए। और हुआ ये कि पूरी रात बीत गई और साहिल का कोई भी फ़ोन नहीं आया। हालांकि बहुत फ़ोन आए मगर साहिल का फ़ोन नहीं आया। पुलिस पूरी रात परेशान रही कि वो कहाँ जा सकता है और साहिल के सारे दोस्तों से भी पूछताछ कर लिया जाता है तो उन्हें भी कुछ भी नहीं पता होता। और सुबह अगले दिन 10 बजे लगभग साहिल के पिता को एक फ़ोन आता है जो कि उसकी बहन का था, जो कि बुलंदशहर से था, जिसके घर साहिल गया हुआ था। फिर वह बताती है कि साहिल देर रात हमारे घर आया हुआ है। क्या सच में कोई शादी का फंक्शन है या वो घर में लड़ाई झगड़ा करके आया है? तो ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो पुलिस यह सब बातें सुन लेती है और फिर वहाँ के बुलंदशहर के पुलिस के टीम से संपर्क किया जाता है। और यही हुआ कि उसके बुआ से एड्रेस पूछने के बाद उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और साहिल तो बेखबर था क्योंकि वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और पूरे न्यूज़ और खबर में दिखाया भी जा रहा था कि साहिल ने साक्षी को मार डाला था। चाकू मारते हुए, पत्थर मारते हुए दिखाया जा रहा था।
और वहाँ पर जहाँ पर कि साहिल भी मौजूद था और बुलंदशहर में भी लोगों को पता चल गया था, लेकिन साहिल के बुआ के घर में कोई अखबार कोई भी न्यूज़ नहीं चल रहा, जिसके कारण वो साहिल के किए कराए से अनजान थे और उन्हें पता ही नहीं था कि एक कातिल उनके घर में रह रहा है। कुल मिलाकर पुलिस साहिल के बुआ के घर पहुंचती है और साहिल को पकड़ लेती है और सबसे पहले तो उसका मेडिकल टेस्ट करवाती है और पूछताछ चालू कर देती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो खुद एक कहानी बयां करता है। कहानी ये थी कि वो बताता है कि सबात डेरी इलाके में रिपेयरिंग का वह काम करता था। उसकी मैकेनिक की एक शॉप थी, वो सबके घर जा जाकर रिपेयरिंग का काम किया करता था या सर्विसिंग भी किया करता था। क्योंकि गर्मी का दिन था तो लोग उसे खुद फ़ोन लगाकर बुला लिया करते थे। एसी कूलर की सर्विसिंग के लिए लोग उसे फ़ोन करके बुलाते थे। इसी दौरान उसे इसी मोहल्ले में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था साक्षी। उसकी उम्र 16 साल की थी और साहिल की उम्र 20 साल की थी। उनकी मुलाकात होती है, नंबर भी एक्सचेंज होते हैं और बातचीत भी शुरू हो जाती है और ये मिलने जुलने भी लग जाते हैं और इनकी बातचीत प्यार में बदल जाती है। और जब वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे तो उन्हें प्यार हो गया और कई महीने तक ये रिश्ता चलता ही रहा। और इसी दौरान जब ये रिश्ता पनप ही रहा था तो साक्षी ने उसे बताया कि उसकी ज़िंदगी एक और लड़का था और उसका नाम प्रवीण के साथ उसका रिश्ता था, दोस्ती थी और वो दोनों में झगड़ा हो गया था और वो दोनों ब्रेकअप के कगार पर हैं और साक्षी ने प्रवीण को छोड़ने का फैसला ले लिया था। एक तरह से वो साक्षी प्रवीण से प्यार ही करती थी और उसके नाम का टैटू भी बनवा कर रखी थी, मगर उसने ये बात साहिल को पहले नहीं बताई। उनके बारे में साक्षी के घर वालों को भी मालूम था, लेकिन जो ये दूसरा प्रेमी साहिल, इसके बारे में उसके घर में कोई भी नहीं जानता था। और जब प्रवीण के ब्रेकअप के बाद साहिल को यह बताया तो दोनों एक साथ हो और एक साथ वक्त बिताने लगे। फिर मई के शुरुआती महीने में साहिल को जब पता चला कि साक्षी फिर से प्रवीण से मिलजुल रही है और उससे बातचीत भी कर रही है, तो फिर साहिल ने इसके बारे में बात की तो साक्षी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि प्रवीण उसका बॉयफ्रेंड था। तो उसने साक्षी से पूछा तो उसने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त के नाते एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन साहिल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। एक शक पैदा हो गया, प्रवीण उसके ज़िंदगी में दोबारा लौट रहा है। उसी के चक्कर में अब वो उसे इग्नोर भी कर रही है, कहीं वो उसके साथ झूठा खेल तो नहीं खेल रही। ये सब बातें उसे बहुत बुरी लगी। तो इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हुआ और साक्षी कहने लगी कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बात ऐसी है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी और सब कुछ ख़त्म कर लो। और यहाँ भी ये सब कहकर साहिल से ब्रेकअप कर लिया। और क्योंकि साहिल इतनी आसानी से सब कुछ नहीं सह सकता था, क्योंकि उसके ऊपर तो भूत सवार था कि वो कैसे उसे छोड़ सकती है, या यूँ कहें कि उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। साक्षी का ये रवैया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस झगड़े के बाद उसे धमका रहा था, टॉर्चर करने लगा, मिलने के लिए भी बोलता रहा, लेकिन साक्षी भी अपनी जिद पर ही अड़ी रही और कोई जवाब नहीं देती। और जब साहिल साक्षी को ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो वो उस बात को अपने एक दोस्त आरती नाम की एक लड़की से शेयर करती है और आरती के जरिए ये बात झबरू तक भी पहुंच जाती है। तो झबरू उस साक्षी को बहन की तरह मानता था, तो उसी से कहा कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। तो फिर झबरू उसे अच्छे तरह से 27 तारीख को समझाया और कहा कि तुम उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो साहिल को लगा कि ये साक्षी के कहने पर उसे मार डालेगा। तो साहिल ने फैसला लिया कि मैं उस जड़ को ही ख़त्म कर दूंगा जिसकी वजह से झबरू मुझे मार डालेगा। तभी वो 27 मई को तय कर लिया कि वो साक्षी को मार डालेगा और फिर वो 27 मई को पूरी प्लानिंग के साथ साक्षी के पास चाकू छुरी पकड़कर मिलने आया और जिस गली में कत्ल हुआ उस गली में साहिल उससे मिलता था और ये दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे और झबरू से भी वो वहीं मिला था। साहिल की मुलाकात भी उसी गली में हुई थी और ये रास्ता ऐसा था कि उसके घर के तरफ भी जाता था और साक्षी के घर के तरफ भी जाता था
उसे मालूम था कि वो वहीं उसी रास्ते से निकलेगी, वो अगर वहाँ से निकलेगी तो वहीं से गुजरेगी। और ऐसा ही हुआ कि वो अपने दोस्त आरती के साथ बाजार ही गई हुई थी और घर वापस लौट ही रही थी, तो वो रास्ते में ही खड़ा हुआ मिलता है और जहाँ पर साहिल इंतज़ार कर रहा होता है। तो शुरुआत में उनका झगड़ा होता है और फिर वो झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि वो खंजर निकालकर एक के बाद एक 40 वार साक्षी के ऊपर कर देता है। और उसके बाद उसकी तसल्ली हो जाती है, उसे विश्वास हो जाता है कि साक्षी मर चुकी है, तो वो वहाँ से चले जाता है। फिर बुलंदशहर से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर साहिल को रिमांड पर ले लिया जाता है। और जो कुछ भी हुआ वो बेहद अफसोसजनक था। और देखिए, ये जो तस्वीर जगह जगह पर फैल रही थी, जो कोई भी देखेगा वो हैरान हो जाएगा। वो दोस्तों ये था कि साक्षी और साहिल की प्रेम कहानी का अंत। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वारदात के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।